Welcome back, guys. Let's move ahead. Now we'll talk about factors affecting reaction rate. Okay, factors affecting reaction rate. जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं 2 4 5 फैक्टर्स। पहला, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा पाया गया है कि आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं, मतलब जहाँ पर रिएक्टेंट आयनिक हो नेचर के, जैसे NaCl हो, वाटर हो वगैरह, ऐसे वापस में रिएक्टेंट, आयनिक रिएक्टेंट्स, ये मतलब आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं फास्ट होते हैं। ठीक है, ग्रेटर मतलब फास्ट है दैन कोवेलेंट रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो स्लो होता है कंपेयर टू एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं। दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आपने प्लॉट भी देखा था। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ता है, क्या कब बढ़ेगा? जब कॉन्सेंट्रेशन घटता है किसका? रिएक्टेंट का। इसका मतलब है मैं जैसे जैसे ए बढ़ाऊंगा वैसे वैसे बी भी बढ़ेगा। तो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस, प्रोडक्ट इंक्रीजेस, या रिएक्शन रेट भी इंक्रीज करेगा। एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स increases, reaction rate increases। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। ठीक है, यूजुअली टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज़ होता है। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा है कुछ एक्जोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं, वो हीट रिलीज़ करते हैं। तो उस केस में जब हीट दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। लेकिन जनरली आप लिखोगे कि रिएक्शन रेट इंक्रीजेस इन जनरल, रिएक्शन रेट increases with increase in temperature। ऐसा पाया गया है। ठीक है, it is found that for every 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हर एक 10 डिग्री जैसे जैसे बढ़ता है रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। इट फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिएक्शन रेट डबल्स, रिएक्शन रेट डबल्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए मतलब कहने का मतलब है, सपोज़ करो अगर 250 केल्विन पे रिएक्शन रेट 50 मोल पर सेकेंड है, तो 10 डिग्री अगर बढ़ा दोगे 260 कर दोगे, ठीक है, तो रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा, 100 मोल्स पर सेकेंड हो जाता है। ये कहने का मतलब है। चौथा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करना। तो आप ये रिएक्शन रेट को बढ़ाना हो तो एक कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन को बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ निगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन रेट को घटाते हैं, तो जनरली उसकी बात हम कम करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट increase the rate of reaction by decreasing the activation energy। आपने पढ़ा होगा ये चीज़, पहले भी हम एंजाइम वाले चैप्टर में भी डिस्कस किए। एंजाइम भी क्या होते हैं? कैटलिस्ट ही होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, सपोज़ करो मैं आपको एक प्लॉट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करो ये है और ये चीज़ है। ठीक है, ये रिएक्शन रेट है। ठीक है, और ये एनर्जी रिक्वायर्ड है।
तो सपोज़ करो ये रिएक्शन ऐसे स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा, ठीक है, फिर बाद में प्रोडक्ट मिलना शुरू हुआ, ठीक है, ये मेरा हुआ। ये उस समय था जब कोई भी ये नहीं था, कैटलिस्ट नहीं था, तो ये मैक्सिमम एनर्जी रेट पहुंचा वहाँ पे। तो दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये ई पे मजा, ये ई पूरा प्लॉट है ये, ठीक है, और ये रिएक्शन रेट है। मान लो आपने कैटलिस्ट ऐड किया तो वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो कुछ इस टाइप का होगा। रिएक्शन तो स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, और मान लो यहीं से इतना कम एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और उतना ही प्रोडक्ट आपको वो दे देगा, ज़्यादा भी दे देगा, चलेगा वो। मेरा मेन फोकस क्या है, ये है चेंज एनर्जी का। और ये क्या होगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बेस है, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, तो ये है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम नहीं कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इतना कम कर दिया उसने एनर्जी को। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि रिएक्शन रेट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। पहले इतना एनर्जी की ज़रूरत है स्टार्ट करने के लिए, अब इतने की ही ज़रूरत है, तो ऑफकोर्स रिएक्शन फास्ट होगा, कम एनर्जी की ज़रूरत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं रिएक्शन रेट को अफेक्ट करती हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन रेट जो है, हम लोग पहले देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन वगैरह पर डिपेंड करता है, तो कैसे वो चीज़ डिपेंड करता है वो हमें देखना है। ठीक है, हाउ डज रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की बात करेंगे, वही तो स्टार्टिंग मटेरियल है ना। अब एक टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा एक्टिव मास से। एक्टिव मास कुछ नहीं है, पुराने ज़माने में कॉन्सेंट्रेशन को ही एक्टिव मास बोला जाता है। जैसे सपोज़ करो ए से बी बन रहा है, ठीक है, आपने 10 मोल से स्टार्ट किया, तो इनिशियली ये 0 है, ये पूरा है। अब रिएक्शन आगे बढ़ा, रिएक्शन प्रोसीड्स, रिएक्शन आगे बढ़ा, तो इसका मान लो 4 मोल यूज हो गया, सॉरी 4 मोल है, इसका मतलब क्या है, 6 मोल इज यूटिलाइज्ड। दिस मीन्स 6 moles of A have been utilized। तो यही एक्टिव मास होता है। एक्टिव मास इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पहले पुराने ज़माने, अब जो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह एक्टिव मास यूज़ किया जाता है। यही एक्टिव मास है, नाम से भी आपको समझ, वो मास जो एक्टिव है। तो कितना मास एक्टिव है, 6 मोल एक्टिव है, क्योंकि 4 इसका बचा हुआ, दैट मीन्स 6 मोल एक्टिव था, वो बी में कन्वर्ट हुआ, हैज़ बीन यूटिलाइज्ड एंड converted into B, converted into B। This means 6 mole is active at that moment, at that moment। ठीक है, so this was called active mass, this was called active mass by एक साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वागे। तो इसी को यूज़ करके उन्होंने फिर बताया था, एक्टिव मास टर्म यूज़ करके, कि किस तरीके से रिएक्शन रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ, ये
नाउ एडेज इसी को लेकर नाउ वी यूज द टर्म कॉन्सेंट्रेशन, यूज द टर्म कॉन्सेंट्रेशन इन प्लेस ऑफ एक्टिव मास, एक्टिव मास। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर रिएक्टेंट का नाम, ठीक है। इसी कारण हम लोग ये सिंबल यूज़ कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इन लोगों ने जब एक्टिव मास को कंसीडर किया तो एक लॉ बता दिया कि किस तरीके से रिएक्शन रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ये दोनों लोग ही थे, गुल्डमैन एंड वागे। वागे proposed law of mass action, law of mass action। तो हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की। ये होता क्या है, सपोज करो एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ए प्लस बी मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इसका मान लो ए मोल यूज हो रहा है, इसका बी मोल यूज हो रहा है, प्रोडक्ट सी डी बन रहा है, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है अभी। इन्होंने जो रिएक्शन रेट था इसके टर्म में डिफाइन किया था, रिएक्टेंट के टर्म में। तो ये दो भाई साहब लोगों ने बोला एज पर देम एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स और उनके किस चीज़ से, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के पावर में रेज्ड होगा। मान लो कुछ भी n पावर में होगा, बैलेंस्ड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन बैलेंस जब करेंगे तब इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज़ अगर इस रिएक्शन का मैं रेट लिखूं तो रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसी तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये इन्होंने रेट बताया। इसको आगे अगर बढ़ोगे तो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेट एक्चुअली में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये बी प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है तो रेट की जगह एक कांस्टेंट के आ जाता है। अगर कुछ और भी होता तो ऐसे ही आगे बढ़ जाता। यहाँ पे इस के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है, जैसे एग्जांपल सपोज कर लो, जैसे आप रिएक्शन बना रहे हो N2 प्लस 3H2 क्या बनाए थे, 2NH3 बनाते थे। तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, रेट इस रिएक्शन का जो भी रेट कांस्टेंट होगा अभी हमें नहीं पता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 और इसका पावर 1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, और H2 इसमें 3 है बैलेंस्ड में तो पावर 3। ये कहने का मतलब है। तो ये कहता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting species, active masses of reactants है भी the product of active masses, ठीक है, of reactants masses raised to, मतलब raised मतलब पावर, raised to the power, ठीक है, equal to the stoichiometric coefficient, stoichiometric
metric coefficient of that species in a balanced chemical equation। हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए क्योंकि वही बताएगा ना एक्चुअल कि कितना यूज़ हो रहा है केमिकल इक्वेशन। इससे ही आप याद रखोगे तो लिख दोगे तुरंत खुद से भी। सिंपल में इन्होंने क्या बोला, इसलिए अगर ये रिएक्शन है तो इसका रेट डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट है तो दोनों का हमने लिख दिया, प्लस आपको पावर रेज करना है उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। तो इसका स्टोइशियोमेट्रिक 1 है तो पावर 1 ही रहेगा। इसका 3 मोल्स यूज हो रहा है तो पावर 3 हो जाएगा। यही है क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज्ड बाय गुल्डबर्ग एंड वागे। ठीक है, तो ये हुआ गुल्डबर्ग का लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन अब ये तो काफ़ी दिन तक यही लॉ फॉलो हुआ, बाद में इस लॉ को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। उसका रीज़न ये है कि जैसे सपोज़ करो हमने लिखा N2 + 3H2 इतना हुआ। कभी कभी बैलेंस्ड इक्वेशन जो लिखते हैं उसी प्रोपोर्शन में रिएक्शन नहीं होता है। मतलब रिएक्शन कभी कभी जैसे ये लिखा है मैंने 1 मोल इसका और 3 मोल इसका यूज़ हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब इस रिएक्शन में, इसमें तो ठीक है यही होता है, कुछ कुछ रिएक्शन में ये होता है कि जो आप बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखते हो उतना यूज नहीं होता है। समझो इस चीज़ को, ठीक है। लेटर इट वाज given a modification and a new law came into picture, ठीक है, called rate law। क्या बोलते हैं उसे, rate law। क्यों, this is because the number of moles in balanced equation might not represent true dependence। जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज करो C12H22O11 हाइड्रोलिसिस करवाएंगे सुक्रोज का H2O के प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर कोई एसीटेट भी आप ले सकते हो। तो इसका जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ये सुक्रोज है, तो किस में ब्रेक होता है, फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में। दोनों का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, C6H12O6 + C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। तो अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट लिखूँ, रेट तो क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट इस रिएक्शन का जो भी इस पे और इस पे डिपेंड करेगा, C12H22O11, ठीक है, एंड H2O दोनों का एक एक है तो लिख दिया हमने बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। बट दिस हैज़ बीन फाउंड टू बी रॉन्ग, फाउंड टू बी रॉन्ग। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसके साथ वाटर मिक्स कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से ये होगा रेट, ठीक है, रिएक्शन का कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनका अगर कोएफिशिएंट जो भी है उसका पावर, तो सबका पावर 1 ही है तो 1 है। लेकिन बाद में पाया गया कि ये इस रिएक्शन रेट इसका जब लिखेंगे तो वो इस पर डिपेंड करता ही नहीं है, इस पे वाटर पर डिपेंड ही नहीं करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से लिखेंगे यही, लेकिन एक्चुअली में ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फाउंड टू बी रॉन्ग, द रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड ऑन H2O कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो उस केस में ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअल रेट इज
एक्चुअल रेट इज़, इस तरीके से रेट इज़ इक्वल टू के जो भी कांस्टेंट हो C12H22O11, बस H2O नहीं होता है। तो उस केस में ये क्या हो गया, गलत हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। तो एक नया लॉ दिया गया रेट लॉ। अब ये क्या कहता है कि जो हमने यहाँ पे ब्लाइंडली बैलेंस्ड इक्वेशन में जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में हम लगा देते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं बोलता है, तो इसने बोला कि अब ये काम हम नहीं करेंगे। अभी भी ये रेट जो होगा प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही होगा, लेकिन जो पावर होगा वो हम देंगे एक्चुअल डिपेंडेंस में, जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली होता क्या है। अगर इसका एक यूज़ होता है तो एक इसका पावर देंगे, इसका नहीं होता है तो नहीं देंगे, अगर इसका 5 होता है तो 5 देंगे। मतलब ट्रू डिपेंडेंस देना है कि एक्सपेरिमेंटल जो डेटा पाया गया है वो अब पावर में होगा। ये कहने का मतलब है रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ जो है उसने लॉ ऑफ मास एक्शन को थोड़ा चेंज किया। एक्चुअल रेट ये है। सो नाउ रेट लॉ केम इनटू पिक्चर, रेट लॉ केम इनटू पिक्चर। ये क्या बोलता है, एज पर दिस लॉ, ठीक है, ये कहता है कि ये एक तरीके का मैथमेटिकल है, दिस इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दिस इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल ही है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, which says that reaction rate depends on product of concentration of reactants, ठीक है, with each term, मतलब each reactant term raised to experimentally observed true dependence। यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से हम इन दोनों को लिख देंगे, लेकिन अब ये रेट लॉ बोलता है कि जो एक्चुअल ट्रू डिपेंडेंस है उसी को ही लेंगे, क्योंकि बात सही है। अगर ये रिएक्शन रेट को अफेक्ट नहीं करता है तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेंट्रेशन को गलत ही रेट कैलकुलेट करेंगे ना, ये कहने का मतलब है। तो ये बोलता है कि हम वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और दे सकते हो आप कि मतलब इन जनरल कोई भी, इट्स नॉट अबाउट दैट वन, कोई भी इन जनरल एक चीज़ दे सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। ठीक है, N2O का होता है शायद, हाँ, 2N2O, ठीक है, 2N2O प्लस O2 ये बनाता है 2N2 प्लस O2। ठीक है, तो एक्चुअली में रेट आप जब लिखोगे इसका तो क्या लिखते हैं, N2O का पावर 2, O2 का पावर 1, लेकिन रेट एक्सपेरिमेंटली जो होता है, जो रेट होता है, ये सिर्फ N2O का पावर 1 होता है और O2 होता ही नहीं है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O के, इसके पावर पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये कहने का मतलब है रेट लॉ का। लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखते तो क्या लिखते हैं, N2O का पावर 2, O2 का पावर 1, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। और ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। इसको एक और नाम दिया जाता है क्या, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो इस क्लोज करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इसका यूनिट कैलकुलेट करेंगे रेट कांस्टेंट का। ओके, थैंक यू।